Hello students, I am Arvinder Kaur and today we will discuss a new chapter from 8th class history book. The name of the chapter is India After Independence. So children, this is the last chapter of your 8th class history. हमने अपनी 8th क्लास हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री स्टडी की है या जिसको आप कॉलोनियल हिस्ट्री भी बोल सकते हो. मीन्स हमने स्टडी किया डेट हाउ ब्रिटिश arrived India, then how they established their rule and finally हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया डेट कि इंडियंस ने कैसे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया और हमें किस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो मिलती है. सो इंडिपेंडेंस तो मिल गई. अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? सो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यही इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस मिलने के साथ हमारी स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई, वो स्ट्रगल कंटिन्यू चलती रही. देयर वर द सीरीज ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे, ऐसे नए चैलेंजेस थे जो कि अब हमें ओवरकम करने थे, जिनसे हमें अपने कंट्री को आगे लेके जाना था. तो उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया गया और किस तरीके से सॉल्व किया गया और आज हम कहाँ पे अपने आप को देखते हैं या अपने देश को देखते हैं, वो हम अब स्टडी करेंगे. सो चिल्ड्रन, व्हाट वर दैट चैलेंजेस? वो चैलेंजेस थे क्या? बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस थे, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी. पार्टीशन इटसेल्फ वाज द प्रॉब्लम. Then there was a challenge of the integration of the princely states. कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का होगा, ये अपने आप में एक चैलेंज था. एंड मैनी मोर चैलेंजेस वर देयर. इसके अलावा भी और बहुत सारी समस्याएं थी जिनको सॉल्व करना था. तो वन बाय वन देखते हैं इनको और इन्हीं के बारे में अब हम स्टडी करेंगे. सो ऑन 15th of August 1947 को जब हमें इंडिपेंडेंस मिली एट द मिडनाइट, हमसे कुछ ही घंटे पहले एक नया देश भी बनता है, हमारे ही देश का एक हिस्सा अलग होके, डैट इज़ द पाकिस्तान. और जब देश दो हिस्सों में बट गया आफ्टर द पार्टीशन, देयर वर मैनी प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया. और इन्हीं में से एक मेजर प्रॉब्लम रही रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम, कि जो रिफ्यूजी पीपल हैं, जो शरणार्थी जिसको आप बोलते हो, जो कंट्री के वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न मीन्स कि जो जहाँ पे इस समय आप पाकिस्तान देखते हो, और वो ईस्टर्न पार्ट जो बंगाल का पार्ट था, जो अलग हो गया, जहाँ आज की डेट में आप बांग्लादेश देखते हो, वहाँ के एरियाज़ में से माइग्रेट होके अब इंडिया आ रहे थे. तो पार्टीशन के साथ ही शुरू होता है एक डर, एक स्लॉटर, एक मर्डर की जो सीरीज़ थी, जो ब्लडशेड उस समय हुआ ऑन द लार्ज स्केल, जिसमें नियर अबाउट 5 लाख जो लोग थे, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड सिख, वर किल्ड इन इट. बहुत सारे जो थे वो बेघर हो गए. और ये जो इन्हीं दंगे फसाद का जो रिज़ल्ट था वो देखने को मिला, एक अनएंडिंग फ्लो जो था इन रिफ्यूजीज़ का, जो इंडिया आ रहा था फ्रॉम द पाकिस्तान. सो ये जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम थी, ये जल्दी ही एक मेजर और एक इमीडिएट प्रॉब्लम जो थी वो कंट्री के लिए बन गई. हज़ारों लाखों की संख्या में जो लोग माइग्रेट होके आ रहे थे, ये उस समय से लेके आज तक भी अगर हम देखें तो इतना वास्ट स्केल जो माइग्रेशन था वो कहीं किसी कंट्री में देखने को नहीं मिला. एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 8.5 मिलियन पीपल जो थे वो उस समय माइग्रेट होके इंडिया आए थे. और प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इन लोगों के पास ना घर है, ना खाना है रहने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ देम वर ऑफ द वेल्दी फैमिलीज़, वेल्दी बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड फैमिलीज़ को बिलोंग करने वाले लोग हैं, लेकिन अब अपने ही देश में जो हैं वो क्या हो गए? फॉरेनर्स हो गए. तो इन रिफ्यूजीज़ को एकोमोडेट करने के लिए जो है एक रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनाई गई.
जिसका मेन पर्पज़ यही था कि शेल्टर्स बनाए जाएं जहाँ पे कि इतने डिस्प्लेस्ड लोगों को रखा जा सके, नई टाउनशिप्स क्रिएट की जा सके, नई कॉलोनीज़ बनाई जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए और एजुकेशन के अरेंजमेंट्स भी करने हैं, क्योंकि उसमें बच्चे भी हैं। एंड जो आए थे लोग, वो कौन लोग थे? जो कि अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, अब देश ही तो दो हिस्सों में बट गया, पाकिस्तान बन गया और इंडिया बन गया, तो वो जहाँ उनके घर हैं, घर को तो खींच के इंडिया नहीं ला सकते थे ना, या उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं या उनकी जो ज़मीनें हैं वहाँ के, उनको तो अपने साथ इंडिया नहीं ला सकते थे। सो उनकी वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो वहीं पे रह गई। तो उसका क्या कंपनसेशन उनको मिलने वाला था? क्या गवर्नमेंट उसके बदले में उनको कुछ प्रोवाइड करती? तो ये सारी जो स्कीम्स थी, इस सब के बारे में सोचा जाना था। तो हालांकि बहुत सारी स्कीम्स भी सैंक्शन की गई, बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाई गई ताकि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके। और इन मेजर्स का एक इफ़ेक्ट तो देखने को मिला कि उस समय की जो इकोनॉमी थी वो र्यून होने से कुछ बच गई, और नियर अबाउट 3 से 5 साल के पीरियड के बीच में इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सका। और धीरे धीरे ये जो रिफ्यूजीज़ थे, दे इंटरमिंगल्ड इन द कल्चर ऑफ द इंडिया, इस यहाँ के कल्चर के साथ ये लोग फिर मिक्स होते चले गए। सबसे लार्ज स्केल का जो माइग्रेशन देखने को मिला, डेट वाज इन द सिटी ऑफ दिल्ली में हुआ। देन उसके अलावा बंगाल का जो प्रोविंस आता है वहाँ पे, और पंजाब स्टेट में जो है वो देखने को मिला। अब रिफ्यूजीज़ के रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ एक और मेजर प्रॉब्लम थी कंट्री के सामने, डेट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब देखो प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं। तो देखो, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे कि नवाब और राजा जो थे वो रूल किया करते थे, और वो ब्रिटिश को बदले में एक रिवेन्यू जो है वो दे दिया करते थे, एक टैक्स के रूप में एक मोटी रकम एनुअली पे करते थे। अब जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के जा रहे थे तो एक एक्ट पास किया गया था, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के नाम से, जिसमें कि इन प्रिंसली स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया कि इधर दे कैन जॉइन द इंडिया, और इफ़ दे विश दे कैन जॉइन द पाकिस्तान, और अगर वो चाहें तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। अब उस समय हमारे कंट्री में टोटल प्रिंसली स्टेट्स जानते हैं आप कितनी थी? 562। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बड़ा ही मिस्चीवियस डिज़ाइन था, कंट्री की इंटीग्रिटी को पूरे तरीके से खतरे में डालने वाला। अगर प्रिंसली स्टेट्स ये डिसाइड कर लेती कि उन्हें इंडिया के साथ नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, तो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे एरियाज़ कंट्री के इंडिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाते। तो ऐसे टाइम में एक ग्रेट ऑर्गेनाइज़र जिन्हें कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कि अपने एबिलिटी से इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सो सारी ही स्टेट्स के साथ में नेगोशिएट किया गया, वहाँ के जो प्रिंसेस थे, और उनसे अपील की गई कि डेट दे शुड एक्सेप्ट द इंडियन डोमिनियन, वो इंडियन यूनियन में शामिल होना जो है वो मान लें। तो ग्रेजुअली बहुत सारी जो स्टेट्स थी, नियर अबाउट 500 के आसपास स्टेट्स जो थी वो तैयार हो गई और उन्हें इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया। बट 3 जो स्टेट्स थी, जिनमें कि जूनागढ़ स्टेट, हैदराबाद और कश्मीर, दे डिडंट डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड नहीं किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को कि हम इंडिया के साथ शामिल नहीं होंगे। तो जूनागढ़ इज़ अ स्मॉल स्टेट, आपको पता है काठियावाड़ के पास एरिया आता है जूनागढ़ का, और कश्मीर और हैदराबाद भी साथ में हैं।
तो इन स्टेट्स को इंडिया में शामिल करना बाकी था, और इसके साथ साथ कुछ एक एरियाज ऐसे थे कंट्री के जो कि फ्रेंच और पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में भी थे, तो इनके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की गई। महाराजा जो कश्मीर के थे उन्होंने फाइनली ये जो एक्सेशन का एग्रीमेंट था इसको अक्टूबर 1947 में साइन किया। कैसे साइन किया कि कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तानी इन्वेडर्स थे उनका अटैक हो जाता है, तो ऐसे टाइम में जो इंडियन आर्मी है, इंडियन ट्रूप्स हैं, वो हेल्प के लिए आते हैं और वहाँ से इन्वेडर्स को भगाया जाता है। तो बाद में जो महाराजा हैं कश्मीर के वो तैयार हो जाते हैं एंड कश्मीर को इंडिया में मिलाया जाता है। देन जूनागढ़ जो है वो भी इंडिया को ज्वाइन करने के फेवर में जो है वो वोटिंग कर देता है, और इस तरीके से जूनागढ़ स्टेट को भी शामिल कर लिया जाता है। एंड लेटर दैट ईयर हैदराबाद जो है वो डिक्लेयर करता है कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो सरदार पटेल जो है ही ऑर्डर्ड अ पुलिस एक्शन अगेंस्ट हिम, और उनको फोर्स किया जाता है कि इंडिया में उनकी जो स्टेट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सो इन दिस वे कश्मीर, हैदराबाद एंड जो जूनागढ़ स्टेट है उनका एब्जॉर्बेशन करते ही इंडिया जो है वहाँ एक इंटीग्रेटेड यूनियन जो है वो क्रिएट होता है, इंडियन यूनियन बन जाता है। अब इसके बाद ये दो प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक और प्रॉब्लम भी थी, दैट वाज द रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। अब देखो क्या था कि जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था तो उस समय हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो कंट्री के जो मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनकी अपनी अलग अलग स्टेट्स होंगी। लाइक यू सी इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों के लिए अलग अलग स्टेट्स होंगी, ऐसा प्रॉमिस किया गया। बट जब इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिपेंडेंस के साथ देश दो हिस्सों में भी बट गया रिलीजन के बेसिस पे। तो हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, स्पेशली जो जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दे रिफ्यूज्ड कि अब हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कंट्री ऑलरेडी रिलीजन के बेसिस पे बट गया है, कहीं ऐसा ना हो कि लैंग्वेज के बेसिस पे भी कंट्री डिवाइड होने लगे और इससे वायलेंस क्रिएट होगी। बट जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ थी, अलग अलग जो लैंग्वेज ग्रुप्स थे, वो अपनी अलग स्टेट की डिमांड को कंटिन्यू रखते रहे, और इन्हीं में से एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जो क्रिएट हुई that was from the Telugu speaking people of the मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास में उस समय जो तेलुगु कम्युनिटी थी, तेलुगु बोलने वाले लोग थे, उन्होंने ये डिमांड उठाई कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। और जब जवाहरलाल नेहरू 1952 में इलेक्शंस के लिए वहाँ कैंपेन करने जाते हैं तो वहाँ पे उनको ब्लैक फ्लैग्स शो किए जाते हैं, एंटी कांग्रेस जो स्लोगन्स हैं वो रेज की जाती हैं। और एक जो फेमस लीडर हुए आंध्रा के ही, जिनका नाम था पोटी श्रीमालू, उन्होंने कैंपेन्स किए फॉर द तेलुगु स्टेट। तो इतना ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हुआ कि 15 दिसंबर 1952 को जो श्रीमालू हैं, क्योंकि वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए और हंगर स्ट्राइक की वजह से 58 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद इतना ज़्यादा एजिटेशन देखने को मिला, इसके विरोध में जगह जगह पे नारे लगने लगे कि गवर्नमेंट को फोर्स होना पड़ा और एक नई स्टेट को क्रिएट करने की परमिशन देनी पड़ी, डेट वॉज द आंध्रा, एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंट ऑन द 1 अक्टूबर 1953। अब आंध्र प्रदेश के क्रिएट होते ही, एक नई स्टेट के बनते ही, एक इसके बाद एक कमीशन बना दिया गया जिसका नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसका मेन पर्पस यही था कि स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको रीडिफाइन किया जा सके। तो इसकी अलग अलग सजेशंस रहीं टाइम टू टाइम, जिसके बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स क्रिएट होने लगी, जिसमें असमीज के लिए अलग स्टेट, देन बंगाली स्पीकिंग पीपल, देन ओडिया, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले लोग जो थे, उनकी अलग अलग जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग स्टेट्स को बनाने के बारे में सोचा जाने लगा।
सो जो ये आंध्रा स्टेट क्रिएट हुई, इसको रीनेम कर दिया गया बाद में आंध्र प्रदेश। एंड उसी के कुछ साल के बाद बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी वो स्प्लिट हो जाती है, उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया और दो अलग अलग स्टेट्स क्रिएट कर दी गई, एक थी महाराष्ट्र और एक थी गुजरात। देन उसके बाद नागालैंड एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया। उसके बाद पंजाब में से एक हिस्सा और अलग करके हरियाणा स्टेट फॉर्म की गई। देन अलग अलग जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनमें भी डिमांड्स क्रिएट हुई स्टेट्स क्रिएट करने की। तो ट्राइबल पॉपुलेशन को देखते हुए मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, देन फाइनली बाद में उत्तराखंड और ये स्टेट्स जो थी वो भी क्रिएट होने लगी। तमिल स्पीकिंग जो स्टेट थी वो मद्रास में से अलग होके तमिलनाडु एक अलग स्टेट बनता है। तो इस तरीके से स्टेट्स जो थी वो रीडिफाइन हुई। तो 1953 का अगर आप इंडिया का मैप देखो और 1975 का इंडिया देखो तो आपको उसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अगर 2009 और 2021 का अगर आप मैप देखते हो इंडिया का तो उसमें भी आपको बहुत सारी जो बाउंड्रीज हैं, स्टेट की बाउंड्रीज हैं, वो रीडिफाइंड मिलेंगी। एंड स्टिल देयर इज़ अ डिमांड कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं क्रिएट होनी चाहिए। लाइक गोरखालैंड को लेके आज भी डिमांड चल रही है एंड स्टिल दे आर इन द प्रोसेस। इट इज़ पॉसिबल कि आने वाले टाइम में शायद आपको स्टेट्स की बाउंड्रीज और ज़्यादा रीडिफाइंड देखने को मिलेंगी। सो देयर वॉज वन मोर प्रॉब्लम एंड दैट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय एक क्वेश्चन कॉमन लैंग्वेज को लेके भी राइज होना लाजमी था। सो गांधी जी और बहुत सारे जो उनके सपोर्टर्स थे कांग्रेस पॉलिटिशियंस, दे डिमांडेड कि कंट्री में हिंदी एज अ कॉमन लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए। एट द सेम टाइम कांग्रेस जो है वो ये भी एडवोकेट कर रही थी कि बहुत सारी लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स भी क्रिएट हो जाएं। तो ऐसे टाइम में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध भी देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स थे जिन्होंने बोला कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बन जाती है तो बहुत सारे ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां हिंदी बिल्कुल बोली ही नहीं जाती है। देन these states especially from the South India they gave the threat to be the independent। इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बनने का थ्रेट देना शुरू कर दिया और इनका ये भी मानना था कि हिंदी जो लैंग्वेज है ये ओरिजिनली सिर्फ दिल्ली और कुछ एक वेस्टर्न यूपी डिस्ट्रिक्ट्स में बोली जाती है। सो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों को ही एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस माना गया इंडियन यूनियन के लिए। और ये भी ध्यान में रखा गया कि इंग्लिश उन स्टेट्स में ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी जहाँ पे कि हिंदी स्पीकर्स नहीं हैं और हर एक इंडियन स्टेट को इस चीज़ के लिए फ्रीडम दी गई कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद चूज़ कर सकते हैं, जिनमें हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अलावा 22 जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन्हें शेड्यूल्ड लिस्ट में रखा गया, जिनमें से कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट की जा सकती है। सो इस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज के इशू को सॉर्ट आउट किया गया। नाउ द मेन थिंग दैट वाज टू डिसाइड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब कंट्री को इंडिपेंडेंस तो मिल गई, इसके साथ साथ एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिसाइड की जानी थी वो था कि हमारे कंट्री में किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होगा। मीन्स कि डिसाइड किया जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से तैयार होगा। इवन वाइल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली थी वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस से पहले ही फॉर्म हो चुकी थी। एज यू ऑल नो ऑन द दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रेसिडेंटशिप में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको अलाउ कर दिया गया था टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोलते हैं, अ पर्सन हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था और जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के।
और जो हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें नियर अबाउट 300 इंडियन जो थे वो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने कि एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स की कंट्री के पॉलिटिकल फ्यूचर को प्लान करने के लिए। चिल्ड्रन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वर्क था उसके बारे में हमने सिविक्स में अपने चैप्टर 1 और 2 में बहुत डिटेल में स्टडी किया है। सो हम इस टॉपिक को यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल वी विल डिस्कस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मीन्स कि एवरी अडल्ट जो सिटीजन है, इधर ही इज़ ऑफ एनी कास्ट, एनी जेंडर, एनी रिलीजन, ही इज़ गिवन द वोटिंग राइट। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का रहा, डेट इज़ द इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल द सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। किसी भी धर्म को मानते हो लेकिन इक्वालिटी का राइट दिया गया। और थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर, डेट देयर आर सम स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड द वीकर सेक्शंस। इसके साथ साथ और बहुत सारे आइडियल्स और बहुत सारे व्यूज़ जो हमारे नेशनल लीडर्स के रहे ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, वो सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। जो ऑब्जेक्टिव्स रहे उनके कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारा देश कैसा होगा, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। मीन्स डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने। So this was all about the social and political challenges जो हमारा कंट्री उस समय फेस कर रहा था और जिनको हमने ओवरकम किया। अब इसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज भी थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी थे जिनको सॉल्व करना था। अब उसके लिए इंडियन यूनियन जो था या इंडियन गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए और किस तरीके से इकोनॉमिकली आज हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुँचे। चिल्ड्रन, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आई होप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स आपको पूरे तरीके से क्लियर हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द फर्दर वीडियो लेक्चर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।